हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल का जीएफआरएस का पेपर मई 22 में जो आज ही हुआ है। इसको हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं कि किस तरह का पेपर आया है। वैसे तो 6 इलेक्टिव पेपर्स होते हैं, पर हम बच्चे एक ही पढ़ाते हैं, दैट इज़ जीएफआरएस। वो भी इसलिए क्योंकि ये एफआर का ब्रदर है ना। तो एफआर का भाई होने के कारण हम लोग जीएफआरएस का पेपर भी पढ़ाते हैं, उसकी क्लासेस भी देते हैं। तो एक ही इलेक्टिव पेपर रिव्यू कर पाएंगे जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं या जिसकी हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। सर ओवरऑल रिव्यू दीजिए। वही आपको पता है 5 केस स्टडीज़ आते हैं और ओपन बुक पेपर होता है, सबको पता है। सर ये तो पता है, दोबारा क्यों बोल रहे हो? अभी पता लग जाएगा दोबारा क्यों बोल रहा हूँ। बहुत इजी पेपर आया है। मतलब एफआर का पेपर, हालांकि मैंने एफआर के पेपर को भी इजी बोला था, पर ये उससे भी इजी पेपर आया है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों को शायद अभी अवेयरनेस की कमी है कि वो जीएफआरएस नहीं ले रहे इलेक्टिव के रूप में, बिकॉज बहुत कम बच्चे हैं जो जीएफआरएस ले रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि बिना कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करे हुए सिर्फ 25-30 क्लासेस, वो भी केस स्टडी सॉल्व करके हमें जीएफआरएस का पेपर फ्री में मिल जाता है, फिर भी कोई नहीं ले रहा। अवेयरनेस की कमी है शायद, मुझे नहीं पता क्या है। बट और मजे की बात, ये पेपर तैयार करके एफआर का पेपर मलाई लगना शुरू हो जाता है कि एफआर के तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ तो 20-20 नंबर की केस स्टडीज हम लोग 25-25 नंबर की डिस्कस करते हैं और इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हो जाते हैं कि एफआर का पेपर तो बहुत ईजी लगना शुरू हो जाता है। बट नहीं ले रहे बच्चे अभी भी। अब सबसे बड़ी बात सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये बहुत ईजी पेपर था। इंस्टीट्यूट ने वो काम कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि इतिहास में भी ये काम हुए हैं, बट ऐसे नहीं हुए जैसे इस पेपर में हुआ है। सर ऐसा क्या हो गया? बच्चे आपको पता है इंस्टीट्यूट ने एक केस स्टडी की बुक निकाली हुई है, केस स्टडी डाइजेस्ट जिसको बोलते हैं। इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली निकाली थी बुक 2 अटेम्प्ट पहले। यही बुक करके चले जाओ, बहुत होता है अब तो। 2 केसेस उस केस स्टडी डाइजेस्ट से कॉपी होके आ गए और बच्चों ने केस स्टडी डाइजेस्ट खोला और आंसर कर दिया। ये सिर्फ हमारे यहां ही हो सकता है प्लीज, कि ओपन बुक पेपर में बुक के क्वेश्चन उठा के डाल दिए और कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ फिगर्स को डबल किया। मैं अभी प्रूव करने वाला हूं इस बात को। तो 4 केस स्टडी टोटल करने होते हैं, 2 तो यही थे। और ओपन बुक पेपर है, सबके हाथ में केस स्टडी डाइजेस्ट था और आराम से सबने खोला और सॉल्व कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। ओपन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, मुझे पता है। आप कह रहे होंगे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बच्चे ओपन बुक पेपर का मंतव्य को समझिए। क्यों लाए जाते हैं ओपन बुक पेपर? ताकि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को इंप्रूव किया जाए। और ओपन बुक पेपर में एक खास चीज होती है कि उसमें पुराने क्वेश्चंस नहीं आते। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? हुआ है, पर सिमिलर केस नहीं आया। पता क्या करते थे? एक केस में से एक क्वेश्चन उठाया, किसी और केस में से ये क्वेश्चन उठाया, तीसरे केस में से ये क्वेश्चन उठाया और नया केस बना दिया। पुराने क्वेश्चंस तो आए हैं, पर ये तो हद ही हो गई है। वर्ड टू वर्ड सिमिलर केस स्टडी। एक बच्चा कहता मुझे वो केस आता भी नहीं था, पर मैं तब भी करके आया हूं कि शायद अगर ये सेम ना होता तो मैं इसको चॉइस में छोड़ देता, पर मैं तब भी करके आया हूं। कहता कोई कॉन्सेप्ट मुझे आते ही नहीं थे। कह रहा है वो कैश फ्लो एज का कॉन्सेप्ट है, वो कह रहा है मैंने डेरिवेटिव्स में इतने अच्छे से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में किया नहीं था, एफआर में भी नहीं किया था, पर यहां मैं उसका क्वेश्चन करके आया हूं। कहता क्योंकि मुझे तो कॉपी करना था। सो ये आई थिंक गड़बड़ हो गई है इंस्टीट्यूट से, नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूं ये 2 केस छोड़ भी दीजिए
क्या बाकी 3 केस मुश्किल आए हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। और मेरा ख्याल जो भी अच्छी तैयारी करके जाएगा वो आराम से इस पेपर को पूरा भी करेगा। 4 केसेस करने होते हैं, सो वो आराम से इस पेपर को पूरा भी कर लेगा। देखना, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि मैं केस ना भी पढ़ूं तो आंसर हो जाता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट पॉइंट पे पूछे हुए हैं। सो ओवरऑल वेरी वेरी इजी पेपर, ऑल्सो ड्यू टू के 2 केसेस तो कॉपी होके आ गए और वो बच्चों ने इतनी जल्दी ख़त्म किए कि कहने, क्योंकि कुछ पढ़ना ही नहीं ना। हाँ, इसके लिए जिसने केस स्टडी डाइजेस्ट अच्छे से किया होगा, है ना, वही कर पाएगा, ऐसे कोई नहीं कर पाएगा। सो वो तो आजकल क्लासेस में करते ही हैं। तो वो केस तो बच्चों ने 10-15 मिनट लगाए, फिगर्स डबल किए और आंसर करके वेले हो गए। सो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इंस्टीट्यूट से, पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ। जिसने अच्छे से केस स्टडी डाइजेस्ट किया हुआ था उसको पता था ये कौन सा केस है। जैसे देखो, ये मेरे किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने देखो यहाँ लिखा हुआ है पहले केस में, ये देखो केस 3। तो केस स्टडी डाइजेस्ट जो इंस्टीट्यूट ने बुक निकाली है GFRS की, उसका केस नंबर 3 आया ये, और ये 25 नंबर आई थिंक वो 10-15 मिनट में ले गया। और इसको ये फ़ायदा हो गया कि 2 केस तो कॉपी होके आ गए, बाकी 2 केसेस के लिए उसके पास समय बहुत था। वो कह रहा जी मेरा तो सबसे अच्छा पेपर ही GFRS का हुआ है, और इतिहास में भी मैंने पिछला पेपर भी रिव्यू किया था और स्टिल मेरी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। जो 30-35 क्लासेस हम लोग देते हैं वहाँ भी ज़्यादा फोकस होता है आपकी प्रैक्टिस। नया तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक US गैप की 3-4 क्लासेस, और US गैप से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और पिछली बार भी नहीं आया था। डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड US गैप। सो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए इस पेपर को। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझसे क्लासेस लीजिए, मैं कभी नहीं बोलता ये, जहाँ से लेनी है लीजिए, बट थिंक सीरियसली कि ये पेपर बिना एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के मिल रहा है, प्लस FR की तैयारी इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि अनइमेजिनेबल लेवल होगा FR की तैयारी का, बिकॉज यहां कॉन्सेप्ट और डीप में जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये भूमिका थी। वैसे मैं GFRS को कभी इमीडिएटली रिव्यू नहीं करता होता, पेपर के बाद करता होता हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते भी नहीं। बट आज मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि 2 केस सेम आ गए, तो मैं बताना चाहता था कि आई थिंक ये गड़बड़ हो गई इंस्टीट्यूट से। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पेपर बनाने वाले भी इंसान होते हैं। हाँ, इसमें बच्चों का ज़रूर फ़ायदा हो गया जिन्होंने GFRS ले रखा था। सो आइए, केस स्टडी 1 में आपको पढ़ूँ क्या, पढ़ा आप खुद लेना, मैं आपको मार्क ही करा रहा हूँ आंसर के साथ। तो केस स्टडी नंबर 3, तो ये देखिए मैं आपके लिए खोल के लेके आया हूँ केस स्टडी डाइजेस्ट। फिर भी आपको एक बार दिखा दूँ, ये इंस्टीट्यूट की साइट, ये हम चले गए पेपर 6E GFRS में, ये केस स्टडी डाइजेस्ट नंबर 2 पे। ये देखो इसमें ये केसेस हैं। तो केस स्टडी नंबर 3 आया है, लाइन टू लाइन सेम है, सिर्फ फिगर्स को डबल किया गया है। हाँ, अदरवाइज़ ये केस बहुत बड़ा था, 25 नंबर के लिए ये बहुत बड़ा केस था। जब मैं इसको डिस्कस करता हूँ तो मुझे लगता है ये 25 नंबर में आ नहीं सकता, उन्होंने डाल दिया है। और ये देखिए स्टार लिमिटेड, हाँ कंपनी का नाम अलग है, वहाँ क्या है जैक्सन लिमिटेड, और यहाँ क्या है स्टार लिमिटेड। डज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जनरेटर पार्ट्स एंड जनरेटर सेट्स, तो यहाँ भी देख लो, डज बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जनरेटर पार्ट्स एंड जनरेटर सेट्स। मैं कहता हूँ उसने बिजनेस का नाम भी नहीं चेंज किया, सारा कुछ सेम है, सारा का अब खुद मिलाते रहिएगा बैठ के, एक एक लाइन सेम है, बस फिगर्स डबल हैं। जैसे ये देखो पहले पैराग्राफ में यहाँ 20 लाख लिखा गया है और यहाँ पे 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन को उन्होंने 20 लैक्स कर दिया है बस। जैसे यहाँ 3.5 लिखा गया है तो यहाँ उसका 7 कर दिया है। ये देखो बच्चे ने यहाँ 3.5 लिखा भी है सो उसने कॉपी करा है, शिद्दत से कॉपी करा है, और वो बहुत खुश थे कि सर मज़ा आ गया पेपर देखे कि 40 नंबर फ्री के मिल गए। बस इतना ध्यान रखना था कि फिगर पर डबल, सारा ही डबल हो जाएगा, आंसर सेम ही आएंगे। सो जो आंसर MCQs के थे वो सिमिलर आंसर थे यहाँ पे। तो MCQs करने में आई थिंक उसको 5 MCQs करने में आई थिंक हार्डली 1 मिनट लगा होगा। उसने तो पढ़ा भी नहीं होगा कि उसने यही देखा बस कि यहाँ सारे फिगर्स डबल हैं। जैसे ये देखो यहाँ 3 मिलियन है, हाँ तो यहाँ 6 लाख है, तो बच्चे ने ये 3 मिलियन को यहाँ 30 लाख लिखा हुआ है, देखो जिसने कॉपी की है सो ठीक है जी, बच्चों का बहुत फ़ायदा हो गया, बट ये गड़बड़ हो गई इंस्टीट्यूट से।
एक टीचर के नाते बोलूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो ऐसे तो फिर सब बच्चे बराबर हो गए ना, जिसने तैयारी करी वो भी कराया, जिसने तैयारी नहीं करी वो भी कराया। असली निखर के तो तभी आते हैं ना जब पेपर अच्छा होगा, तो वही अच्छा बन के आएगा जो तैयारी करके आएगा। सो खुद पढ़ लीजिएगा जी। वैसे ही ये केस बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा केस था। इधर देखिए कितना बड़ा केस था ये। इसका सोल्यूशन क्या कराऊँ, सोल्यूशन तो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि सोल्यूशन मैं बाद में लेके आऊँगा। ये बहुत बड़ा केस है 25, ये देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। ये 7 पेजेस का केस था 25 नंबर में, ये बहुत बड़ा था। बट अगर चेप के ही करना है तो फिर क्या मुश्किल है। देखो क्वेश्चन भी सेम है, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ 30 लाख। अब इधर देखो, ये देखो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ 15 मिलियन, 15 का 30 लाख कर दिया है बस। तो ऑप्शन और आंसर भी सेम ही आएगा। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं। वैसे इसमें क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, वो हम बाद में डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जैसे मैं पिछली बार जीएफआरएस का लेके आया था, जिसमें सोल्यूशन करेंगे इन सब के। आइए जी, केस स्टडी 2, ये देखो लिखा हुआ है केस नंबर 45। देखो ये बच्चे की तैयारी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। जिसने केस स्टडी डाइजेस्ट अच्छे से किया हमारे साथ वही कर पाएगा ना, ऐसे कैसे कर पाएगा कोई। आइए जी, सो केस स्टडी 45 पे चलते हैं। ये केस स्टडी 3 था। पहले हम अपनी बुक दिया करते थे क्लास में, ये केस स्टडी डाइजेस्ट तो बाद में आया है। अब वो बुक के काफ़ी सारे केसेस इसमें इन्होंने डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा हैं, थोड़े से, ये 2 3 4 ही हैं एक्स्ट्रा, बाकी सारे केसेस वही हैं जो हमने पहले कराते थे क्लास में। सो अब तो यही कर लो, है ना, अब तुम यही करा देते हैं। अब हमें अपनी बुक क्यों देनी है, बुक तो तब देनी होती है जब इंस्टीट्यूट ना दे। अब तो ये 50 केस इन्होंने 45-50 केस यहाँ दिए हुए हैं। हाँ तो बहुत हैं इतने, इनमें बहुत सी, और जो केस हम पहले कराते हैं जिसमें नहीं है हम तो वो भी कराते हैं, अभी भी कराते हैं, वो भी तो आ सकते हैं जो इसमें नहीं है, नया केस भी तो आ ही सकता है। ये देखो, NM Limited is IFRS compliant multinational company which is engaged in various businesses। लो जी, अब इधर देखो, अर्थ लिमिटेड इज एन IFRS compliant multinational company which is engaged in various businesses। Pluto Limited, a subsidiary of Earth Limited, also follows IFRS in its financial reporting। ये देखो, CD Limited, a subsidiary of NM Limited, also follows IFRS for its financial reporting। और इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन के तो फिगर्स भी सेम है, जैसे ये यहाँ देखो 50 करोड़ की कंसल्टेंसी फीस है ना, और 30 करोड़ के फाइनेंशियल गारंटी है, ये आई थिंक इसमें सेम ही है। ये देखो 50 करोड़ की कंसल्टेंसी फीस है, 30 करोड़ की फाइनेंशियल गारंटी है, यहाँ होगा कहीं नहीं, 50 करोड़ की ही है, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया फिगर्स में, नहीं ठीक है सेम ही है, 30 करोड़, यहाँ तो फिगर्स भी सेम है, ये नीचे पीएल के फिगर्स चेंज करे गए हैं, इधर देखो। सो थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉपी हो जाना था। जहाँ फिगर ये देखो 580 का 1160 कर दिया गया, 28 का 56 कर दिया गया, तो किस तरह से फिगर्स को सिर्फ ऊपर सेम रख के नीचे डबल किया गया। सो थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉपी करना था बस, और कुछ नहीं था। अदरवाइज़ केस ये भी अच्छा था, इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। इंडेस 109 कूट कूट के भरा पड़ा था इसमें। फाइनेंशियल गारंटी कॉन्सेप्ट हम कराते हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर था इंडेस 109 में। काफ़ी बड़ा केस था, ये देखो काफ़ी बड़ा केस था। तो ये देखो, ये सिर्फ अभी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो, ये भी 7 पेज का केस था। बट ये देखो उसने आंसर पढ़ा थोड़ा होगा, उसने सिर्फ आंसर ही मारे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, सारे क्वेश्चन 109 से पूछे गए हैं। क्लियर है जी। सो ये 2 केसेस तो इंस्टीट्यूट ने आपको प्लेट में सजा के क्या दे दिया, गिफ्ट ही दे दिया, कुछ भी नहीं किया इंस्टीट्यूट वगैरह, ये लो गिफ्ट ले लो मेरी तरफ से। लो जी, अब कुछ नया भी देखें। केस स्टडी नंबर 3, अब ये नया था, बट क्या ये मुश्किल था? द आंसर इज नो। मैं हमेशा बोलता हूँ जीएफआरएस में केसेस नहीं आते, केस होते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक लड़ी में केस पिरोया जाए, पर ये लोग क्या पूछते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को मिला के केस बना देते हैं। जैसे ये सवाल पढ़ते हैं तो देखो, वो कह रहा है कंपनी है रेडीमेड गारमेंट बनाती है और ब्रांचेज हैं थ्रू आउट इंडिया में।
उसने 60% इक्विटी शेयर एक्वायर करे हैं ड्यूड लिमिटेड, 48.75 करोड़। उसका फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल एसेट्स दिया हुआ है, फेयर वैल्यू 40% एनसीआई का भी दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट भी दिया हुआ है। गुडविल पूछेगा, देखो ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन तो एफआर में भी नहीं आता। और देखो नीचे गुडविल पूछी भी हुई है, ये देखो, व्हाट इज द गुडविल व्हेन एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, व्हाट इज द गुडविल व्हेन एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। ये लो, एफआर में भी नहीं आता इतना इजी क्वेश्चन कि हाँ एक 4 लाइनें दी हुई हैं और वही 4 चाहिए होती हैं और गुडविल निकाल दो। गुडविल पूछते हैं कि एफआर में ना, यहाँ पूछी हुई है, देखो आगे देखो। और पहले पॉइंट पे 2 क्वेश्चन है। फिर 1.4 को कह रहा है कन्वर्टेबल लोन जारी किया है जिसकी फेस वैल्यू 6 लाख है, रिडीमेबल है 2024 में एट पार और उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट और विदाउट कन्वर्जन का रेट है 10%। अब इससे आसान और क्या होता है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के इतने अच्छे, ये देखो बच्चे ने लिखा भी हुआ है, इतने अच्छे सम है एफआर में। अब कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट पे नीचे देखें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये देखो वो कह रहा है लोन का ट्रीटमेंट बताओ, ये लो 5 नंबर में। और 8% तो चाहिए नहीं हमें, तो मार्केट रेट पे डिस्काउंट करना होता है। सो क्या मतलब है ना, मैं फिर कह रहा हूँ इस पेपर को सीरियसली लो, ये बहुत इजी पेपर है, बिना एक्स्ट्रा तैयारी के पैसे। और ये क्वेश्चन देखो इंड AS 19, ये सिमिलर सवाल इस बार के एफआर के पेपर में भी आया है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लान एज डिफाइंड बेनिफिट प्लान का ओपनिंग वैल्यू, प्लान एसेट्स की पीवीडीबीओ की ओपनिंग वैल्यू, फिर कंट्रीब्यूशन इतना आया, बेनिफिट्स इतने पे करे, करंट सर्विस कॉस्ट दिया हुआ है, ब्याज का रेट, जाके चेक कर लो। सिमिलर क्वेश्चन एफआर के पेपर में आया है और ये 8 नंबर में पूछा है यहाँ पे। इधर देखो इंड AS 19 का मैं मोटा मोटी दिखा रहा हूँ, ये देखो रिकन्सिलेशन बना के दिखाऊँ एफआर में कि रिकन्सिलेशन, वहाँ भी रिकन्सिलेशन ही मांगी है। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एफआर के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। इधर देखो ये एफआर का पेपर खोल दिया हमने May 22 का, मतलब दोनों में सेम ही क्वेश्चन डाल दिया। ये देखो प्रोवाइड अ रिकन्सिलेशन, ये देखो फ्रॉम द सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, फिगर सेम है, फिगर्स अलग होंगे शायद। और डबल करें एफआर में, ये देखो यहाँ 10,20,000, एफआर में 20,40,000, एफआर में डबल करें हैं फिगर। यहाँ 2,12,500, यहाँ 4,75,000, थोड़ा सा फ़र्क है। सो ऑलमोस्ट डबल करके फिगर्स ये सवाल बनाया गया है। यहाँ 2,55,000 है, यहाँ 5,10,000 है। तो मैंने बोला था ना सिमिलर क्वेश्चन एफआर में है, देखो, और वही 8 नंबर में यहाँ क्वेश्चन आया है। ये देखो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मांगी है। नहीं आता बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं आता, ये हवा बना हुआ है। शायद बच्चों को एफआर ही मुश्किल लगता है कि वो जीएफआरएस नहीं लेते। जीएफआरएस का पेपर कंसिडर करिए जो आगे पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चूज़ नहीं किया। फिर इंड AS 115 का सम है, बच्चे ने लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है क्या है। वो कह रहा है जी, ये बच्चे ने लिखा है, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। वो कह रहा है कंपनी की पॉलिसी है कि वो डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करती है या गुड्स को रिप्लेस करती है 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई डिफेक्ट रिपोर्ट हो जाए तो। अगर माइनर डिफेक्ट आ जाए तो रिपेयर कॉस्ट 2 मिलियन की होती है। अगर मेजर डिफेक्ट्स आ जाए सारे प्रोडक्ट में तो रिपेयर कॉस्ट 6 मिलियन की है। और पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट करता है कि 85% ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, 10% माइनर डिफेक्ट वाले होंगे और 5% मेजर डिफेक्ट वाले होंगे। तो सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड द कंपनी असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो फॉर एन वारंटी ऑब्लिगेशन एज अ होल। फिर कह रहा है जनवरी 21 में कस्टमर आर वॉज टेकिंग इलीगल एक्शन। ये तो बच्चे एक प्रोविज़न बनानी है, ये एक वारंटी का पॉइंट है। नीचे देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फिर कह रहा है कस्टमर आर ने एक लीगल एक्शन ले लिया है कंपनी के अगेंस्ट और कंपनी को लगता है कि लॉस होगा और कंपनी केस डिफेंड कर रही है, बट 31 मार्च तक लगता है कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि डैमेज पे करने पड़ेंगे। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गया, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। पर बाद में क्या हुआ है, क्योंकि 31 मार्च तक केस सेटल नहीं हुआ था, केस अल्टीमेटली सेटल हुआ 15 मई को 25 लाख में। तो जो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, क्योंकि आपके बुक्स जो अकाउंट्स अप्रूवल हुए हैं वो 18 मई को हुए हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये लास्ट इंड AS 23 ये भी आपके FR के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है कि आपको बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकालना है। सो दो केसेस सेम थे, ये देखो पूछा भी हुआ है, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर निकालनी है। और ये बहुत सिंपल है, ये इंड AS 115 छोड़ो, ये तो एक नॉर्मल प्रोविजन का क्वेश्चन है कि रिपेयर्स की कितनी प्रोविजन बनानी है, तो अमाउंट इनटू प्रोबेबिलिटी करना है बस, जितनी जितनी अमाउंट है इनटू प्रोबेबिलिटी। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स वाला। फिर कैपिटलाइजेशन रेट पूछा है बोरिंग कॉस्ट का, बोरिंग कॉस्ट का ही होगा ना, यस। क्योंकि 3 जनरल बोरिंग है ना, ये देखो लिखा है उसने जनरल बोरिंग, ये स्पेसिफिक बोरिंग है, इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये जिस प्लांट के लिए है उसकी डेवलपमेंट अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तो 2 ही जनरल बोरिंग थे, इसके बेस पे रेट निकालना था। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि आप प्रोविज़न ना बना के उसने सही किया है, नहीं गलत किया है, तो ये भी बहुत इजी सवाल था। ये चौथा शायद इसने नहीं किया है, पर मैंने ये पूरा केस पढ़ा है, बहुत सिंपल केस था। और मैं सीधा इसके क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिना केस पढ़े हुए। व्हाट इज़ द मेजरमेंट डेट इन एग्रीमेंट बिटवीन डिलीशियस लिमिटेड एंड बेस्ट लिमिटेड। तो आइए ज़रा सबसे पहले डिलीशियस लिमिटेड और बेस्ट लिमिटेड। वो कह रहे हैं डिलीशियस लिमिटेड ने बेस्ट लिमिटेड के साथ एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल होगा। तो ये हो गया शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज़। डिलीशियस लिमिटेड को गुड्स 30 जुलाई को मिले हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे मेजर होगा उन 1/4। तो हमें तो बच्चे ग्रांड डेट वाला ही देखना होता है, तो आपको 1/4 चाहिए, तो मैं छोड़ो अभी बाद में पढ़ेंगे इसको। इस सारे केस ही ईजी थे, ये 1/4 इसका आंसर है। फिर कह रहा है जी डेफर टैक्स लाइबिलिटी बताओ कितनी है, छोड़ो बाद में इसको कराएंगे, कराने को मैं करा दूं पर अभी क्या करेंगे इसका बताओ, बाद में डिटेल में करना, भी तो छोटा सा वीडियो है। अब ये देखो लास्ट केस, ये वो क्वेश्चन है जहां बिना पढ़े केस भी आंसर हो जाते हैं। ये देखो ऑन सेल ऑफ मशीनरी द बैलेंस अमाउंट इन रीवैल्यूएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये देखो इसने लिखा ही हुआ है, जब आप मशीनरी सेल कर देते हो तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज ये कभी भी PL में रिक्लासीफाई नहीं होता। याद है ना, OCI का ये वो आइटम है जो PL में कभी रिक्लासीफाई नहीं होता, तो ये रिटेन्ड अर्निंग में जाता है। इंसेप्शन ऑफ द लीज क्या होता है, डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज, डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, या विच एवर इज अर्लियर, अगेन विच एवर इज अर्लियर, साफ साफ लिखवाया हुआ है इंड AS 116 में। अब ये दोनों क्वेश्चंस के लिए तो आपको तो केस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर ये लीज कंपोनेंट पे एक क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब लीज के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तो आपको लीज रेंटल को सेग्रीगेट करना पड़ता है। फिर कह रहा है प्रोविजन कितनी बनानी है, ये क्वेश्चन आया था आपके ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आई थिंक ये FR में भी इस तरह का सवाल आया, बुक में तो है, पेपर में शायद आया कि नहीं आया। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि चेंज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी का ट्रीटमेंट बताओ, और ये हम क्लास में 10 साल का सवाल बना के जो कराते हैं उस तरह का सवाल था। सो ओवरऑल एक बार इसको पढ़ के देखिएगा, मैं बाद में इसका डिटेल सोल्यूशन भी लेके आऊँगा, अभी तो पेपर चल रहे हैं। सो ज़रूर पढ़िएगा, पहले 2 केस तो आंसर के साथ ही देख लीजिएगा, अगले केसेस भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी FR की तैयारी है तो बच्चे, ये मैं कहता हूँ बिना कॉपी खोले भी अगर आप चले जाते तो आपका ये पेपर अच्छा हो जाता। ना कोई US गैप आया है, ना कुछ नया कुछ आया ही नहीं है, और आता भी नहीं है। पिछले भी, ये नहीं कि ये 1 ऑफ पेपर है, पिछले केसेस में भी ऐसे हुआ है कि पुराने आए हैं, पर कैसे आए हैं मैंने बताया ना कि एक यहाँ से उठाओ, एक यहाँ से उठाओ, एक यहाँ से उठाओ और केस बना दो। इस बार तो चलो अंत ही हो गया ना कि बिल्कुल ही सिमिलर केस आ गए हैं। चलो एनी हाउ, इस पेपर को ज़रूर कंसिडर करिएगा, वेरी वेरी इजी पेपर। इलेक्टिव पेपर जिस तरह के होने चाहिए ये वैसा नहीं था, ये बहुत इजी पेपर था। लेके आएंगे इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन बाद में, केस स्टडी नंबर 3, 4 और 5 के लिए। 1 और 2 का सॉल्यूशन तो है ही सबके पास, फिर भी उसको चर्चा करना होगा तो कर देंगे। चलिए, सो ये एक छोटी सी चर्चा थी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं खींचूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।